हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th वालों के लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को कि 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देख पा रहे हो, ये वायरल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपकी एग्जाम में देखने को ये पेपर मिलेगा। और इस पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। कोड याद कर लो, 824 EJ कोड है इसका। ठीक है, और यह पेपर का मैं पूरा का पूरा आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूं, और पूरा का पूरा सोल्यूशन इसको देखकर आप लोगों को जाना है, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आप लोगों को। ठीक है, देखो, आप लोगों को मैं 6 पेपर बताने वाला हूं। मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और उस 6 पेपर में से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, मेरे प्यारों, सबको मालूम है कि 5 पेपर आपके हर एक उत्तर प्रदेश में 5 कोड के पेपर आते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों के एक कोड अपने एक्स्ट्रा ही बताने वाला हूँ, 6 पेपर बताने वाला हूँ, और उसमें से एक कोड के पेपर आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कोड पूछे जाते हैं, अलग अलग विद्यालय में अलग अलग कोड पूछे जाते हैं, तो आपको कोई ना कोई एक कोड मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन पूरा का पूरा 6 पेपर का कोड आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा का पूरा सोल्यूशन। मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, 2 पेपर का कोड बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे लिखा हूँ 10th हिंदी वायरल पेपर। जब उसको खोलोगे तो पूरे के पूरे पेपर आपको मिल जाएंगे, उसके सोल्यूशन। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वहाँ। और यहाँ से मैं, ये हिंदी का वायरल पेपर है, और 70 नंबर का आप लोगों का पूर्णांक रहेगा। समय की अगर हम बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। देखो, कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे उसमें बोला गया कि 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को आप पढ़ सकते हो। और ये प्रश्न पत्र खंड अ और खंड ब में विभाजित है। और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है 20, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पे देने हैं। और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, कितने नंबर के लिए? 20 नंबर के। इसके बाद पहला प्रश्न मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ख वाला राइट आंसर होगा। ख वाले पे आप लोग अच्छे से गोला रंग के आना, एकदम अच्छे से। OMR शीट पे आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां से आप लोगों का दूसरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों में से, बड़ा कर दूं थोड़ा, दिखे आप लोगों को अच्छे से। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यह भी प्रश्न 1 नंबर का है। 4 कथन दिया हुआ, कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ग वाला, क्योंकि गोदान के जो लेखक हैं वह प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं, इसलिए ग वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है, ये पूछ रहा है। शुक्ल युग की काल अवधि 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न अगर हम देखें तो चौथा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। क वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न का आंसर जो होगा, कलम का सिपाही के लेखक। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? चारों ऑप्शन से बताना है रीतिकाल की प्रवृत्तियां, जिसे हम लोग विशेषता भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का विकल्प क और ख दोनों, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता भी और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये दोनों विशेषताएं हैं रीतिकाल की, इसलिए ग वाला राइट आंसर होगा। क और ख दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि प्रगतिवादी युग की कालावधि है। तो प्रगतिवादी युग की कालावधि जो मानी जाती है वो 1936 से लेकर 1943 तक मानी जाती है। क वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद आठवां है, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? वह है श्रृंगार और प्रेम वेदना। श्रृंगार और प्रेम वेदना है ख वाला। इसके बाद 9 प्रश्न, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो साकेत महाकाव्य की रचना किए थे मैथिली शरण गुप्त जी, इसलिए क वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न यह है कि नाना नाना वाहन नाना वेशा, बियसे शिव समाज निज देखा,
कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोहु कोहु बहु बाहु। कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में रस है, मतलब कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया है। ग वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, ग वाला हास्य रस। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और 11वां प्रश्न देखें कि चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें अलंकार मेरे प्यारे बच्चों जो है वो रूपक अलंकार है, ग वाला राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रश्न नंबर 12, यहां से स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 12। और 12वां प्रश्न जो है वह है कि सोनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट, बिसे करुणा एन चितई जान की लखन तनु। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ठीक है, तो कौन सा छंद है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो छंद है मेरे प्यारे बच्चों वह है सोरठा। क्या है, सोरठा। ग वाले पे आप लोग रंग के आइएगा। इसके बाद 13वां है कि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। कह रहा है कि रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद होगा, कौन सा भेद है। ठीक है, तो 13वां का क हो जाएगा मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त तो वाच्य। अब यहाँ पे हमसे वाच्य पूछा है कि कौन सा वाच्य है, तो कर्म वाच्य का प्रयोग है इसमें, ख वाला राइट आंसर हो जाएगा कर्म वाच्य। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। बताना है कि मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है, इसलिए क वाला राइट आंसर हो जाएगा 15 का। इसके बाद अगर हम बात करें 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न यह है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग कौन सा है, तो पर्यावरण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग तो परि हो जाएगा, परिधन आवरण पर्यावरण, तो ग वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम करें 17वां प्रश्न सप्त ऋषि का समास विग्रह। तो सप्त ऋषि का समास अगर विग्रह हम करेंगे तो 7 ऋषियों का समूह होगा, जो कि ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। सप्त ऋषि का समास विग्रह 7 ऋषियों का समूह। 18वां देखो मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मीन होता है, मीन मतलब मछली होता है, ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19, तो यह है कि युष्माभि रूप युष्मद शब्द का है, युष्माभि रूप युष्मद शब्द का है, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए क वाला राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। 20वां प्रश्न है कि वेद पुराण में समास है, वेद पुराण में समास है तो द्वंद्व समास है। जब भी योजक चिन्ह दे दे अब पूछे कौन सा समास, तो द्वंद्व समास होता है। तो ये तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद यहां से प्रश्न स्टार्ट होंगे आप लोगों के खंड ख। अभी तो खंड अ देखे हैं, यह खंड ख है, और खंड ख जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न नंबर 21वां स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, कितने नंबर के, 6 नंबर के। 3 प्रश्न पूछेंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे 2 दिया है, एक क दिया है और एक दूसरा ख दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना है, इतना याद रखना, दोनों में से कोई एक ही करना है। पहला क्या है देख लो, यहाँ पे मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, इसी प्रकार प्रवृत्ति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो यह वाला मैंने बहुत बार बता चुका है, तो इसको आप लोग कर लेना। मैं आप लोगों को हाल ये वाला बता देता हूँ। ख वाला, ख वाला क्या है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ाहट कहकर उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, या एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। ये वाला इसका मैं हल आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला इसको एक बार मैंने पढ़ के सुना भी दिया, इसका हल बताता हूँ, यही हल करके आइएगा, क्योंकि पहला वाला तो मैंने बहुत बार बता चुका है। इसके बाद देखो 3 प्रश्न यहाँ पे दिया है, 2-2 नंबर, ये भी 2 नंबर का है, ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। पहला क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ और लेखक का नाम लिखिए।
तो संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम ही लिखा जाता है। तो इसका मैं हल आपको बताता हूँ, नोट करो। यहाँ पे देखो खंड यहाँ पे क्या है, ब। इसमें प्रश्न उत्तर 21 का ख में कर रहा हूँ, ख वाला। उत्तर अ में क्या लिखना था, संदर्भ, हेडिंग डालना, लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से क्या क्या उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस ये हो गया आपका संदर्भ। इसके बाद दूसरा ब वाला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है, मैं दिखा देता हूं, वहां तक व्याख्या बताना है। यहाँ तक इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ाहट का उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। इसका हमें व्याख्या बताना है जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो आप लिखोगे ब, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें व्याख्या करोगे कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से क्या है, अनभिज्ञ हैं, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश ही नहीं अपितु यह तो अनेक देशों का क्या है, समूह है। यहाँ के निवासी भी किसी जाति के नहीं अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से क्या करते हैं, वो देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों की विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हमने बता दिया, डिटेल में लिखा है, टाइप करके लिखा हुआ है ताकि आपको एक एक वर्ड समझ में आए, नोट कर लेना। इसके बाद 100 वाला प्रश्न, इसके नीचे 2 नंबर का एक और प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक का क्या कहना चाहता है। मतलब कि इस गद्य अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, यह पूछा है। तो इसका आंसर लिखोगे नीचे, देखो आंसर लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक जो है भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है। इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति प्रति प्रेम की भावना झलकती है। बस हो गया ये भी प्रश्न। इसके बाद आएगा 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न आएगा और 22वां प्रश्न में है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह भी 6 नंबर का है। इसमें भी आपका एक क दिया है और दूसरा एक आपका अथवा करके दिया है, तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। हालांकि मैं पहला वाला आप लोगों को बता देता हूं। पहला वाला, उदो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन संघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देहो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी जिनसो हित जदु तात। ठीक है, ये आप लोगों का पद्यांश मैं आपको बताता हूं। इसके नीचे 3 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 6 नंबर देंगे। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलो मैं इसका संदर्भ लिखता हूं। तो देखो यहाँ नोट करो, 22वां का उत्तर, वो भी पहला संदर्भ, यहाँ पे हेडिंग डालो और लिखो, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। बस यही तो है संदर्भ में। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि उधो मोही व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन संघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। इसका हमें बताना है आप लोगों को व्याख्या। तो चलिए मैं व्याख्या नोट कराता हूं और व्याख्या आप नोट कीजिए। देखिए व्याख्या नोट कीजिए आप। चलिए, लेकिन एक चीज याद रखिए, इसमें प्रसंग भी आता है, पद्यांश में प्रसंग भी लिखा जाता है। तो प्रसंग लिख लो हेडिंग डाल के कि प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थितियां बताई, जिसकर सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पे व्याख्या लिखो। श्री कृष्ण ने उद्धव से व्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं व्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदा और गोकुल के उन वन उपवन
सभी मुझे याद आते रहते हैं और वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वो मुझे रह रहकर स्मरण हो आता है। यह उसका रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त पंक्ति में किस समय का वर्णन किया गया है। तो देखो इसका आंसर जो होगा वह यह है तीसरा, कि श्री कृष्ण के जीवन के आरंभ का जो समय वृंदावन और गोकुल में बीता उसी का वर्णन उपयुक्त पंक्तियों में किया गया है और उसी का ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं। चलिए ये भी प्रश्न हो गया 22वां प्रश्न। इसके बाद ये वाला छोड़ देना क्योंकि एक ही करना था दोनों में से, तो मैंने एक बता दिया क वाला। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23वां यहाँ से स्टार्ट होगा और यह क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और 5 नंबर का। इसमें भी 2 प्रश्न है, एक आपका पहला और अथवा करके एक और प्रश्न दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना है। हालांकि मैं पहला वाला आप लोगों को बताऊंगा, ये वाला इसको आप लोग संस्कृत यहां तक इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। देखो 23वां संदर्भ हेडिंग डालो और लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग लिखोगे, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इसके बाद यह वाला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है गद्यांश पूरा, इसका हम अनुवाद देखने वाले हैं। अनुवाद यहाँ से हेडिंग डालोगे, अनुवाद लिखोगे, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध और तीर्थकर, पार्श्वनाथ और शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का क्या किया, प्रसार किया। यह केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। बस यह अनुवाद हो गया, खत्म। 23वां प्रश्न मैंने बता दिया, इसको मैंने आंसर बता दिया, दोनों में से कोई एक ही करना था। 24वां प्रश्न देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी 5 नंबर का, ये अभी क्या था गद्यांश और ये क्या गया संस्कृत का पद्यांश। देखो 2 दिया इसमें, ये वाला दिया है और अथवा करके एक ये वाला दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना। मैं पहला वाला का बताऊंगा आप लोगों को। तो 24 का देखो रे चातक वाला, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसका देखो 24वां का आंसर कैसे लिखोगे। 24वां का आंसर पहले डालोगे संदर्भ, लिखोगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योविक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। इसको नोट कर लो। अब इसका अनुवाद देखेंगे। इसका अनुवाद जो होगा वह है, हेडिंग डालो अनुवाद और लिखोगे, हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। बस यह उसका अनुवाद था। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का। यहाँ पे मुक्ति दूत दिया हुआ है, ज्योति जवाहर दिया हुआ है, मेवाड़ मुकुट दिया हुआ है और अग्र पूजा दिया हुआ है। इसके बाद अगर मैं इधर देखूं तो बहुत सारे चीजें आपको दिखेंगे। जय सुभाष, मातृभूमि दिया है, कर्ण दिया है, साथ ही साथ कर्मवीर दिया है, तुमुल दिया है। अब इनमें से कौन करना है, तो सब नहीं करना है। आप जिला वाइज ये आता है, आप किस जिला से हो वही आपको लिखना है। तो अपने क्वेश्चन बैंक में आप किताब में देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड का पे पूछा जाता है, वही याद करके आना है आप लोगों को। एग्जाम में वही लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है और 2 नंबर रचना पे मिलता है। तो जीवन परिचय बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को याद ही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
और तीसरा जयशंकर प्रसाद। तीनों में से कोई एक ही का जीवन परिचय लिखना, इतना तो याद होगा ही होगा। ठीक है, चलिए कर लेना, यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का है, वो लेखक का जीवन परिचय था या कवि का, और इसमें भी 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे मिलता है, टोटल 5 नंबर। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, तीनों में से कोई एक ही करना है। ये तो याद है ही आप लोगों को जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखें, अगर ट्रिक से देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लेना कि जीवन परिचय कैसे लिखें बाई सम्राट एकेडमी, आपको तुरंत मेरी वीडियोज मिल जाएगी। इसके बाद 27वां है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। चलिए मैं एक श्लोक बता देता हूँ। देखो इसमें श्लोक पूछा था, ये आपका श्लोक ही है, बंदम मरणो वापी जयो वापी पराजय बेत्र समो वीर वीर भावी वीरता। तो ये नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका है, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो कोई दूसरा लिखना है। तो देखो 27वां का मैंने एक लिखा है आप लोगों को कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसको नोट कर लो, ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से ये आप लोगों को याद भी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 दिए हुए हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। मैं हल में आप लोगों को चारों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो यह हल है और अभी मैं चारों को बता देता हूँ। देखो पहला है पुरुराज एक भारतवीर आसित, ये किसका है, इसका पुरुराज क आसित का। दूसरा है वीर केन पूजते, तो इसका लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि वीर वीन पूजते, वीरा वीरेन पूजते। तीसरा है कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, इसका लिखोगे तुम कि वाराणसी मरणम मंगलम भवति। इसके बाद लास्ट है चंद्रशेखर क आसित, तो इसका आंसर दोगे कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। चारों को मैंने बता दिया, 2 ही का आंसर आप लोगों को देना है, तो दोनों में से कोई दे देना। इसके बाद है 29वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और ये प्रश्न 7 नंबर का है। देखो 4 है, भारत में आतंकवाद का कारण और निवारण बताइए, जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसके कारण क्या है, लाभ और हानि उसके क्या है, तीसरा बेरोजगारी की समस्या क्या है, चौथा विज्ञान का चमत्कार। इन चारों में से किसी एक का ही जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखना नहीं आता है तो सर्च करना मेरे चैनल पे, मैंने जीवन परिचय लिखने का ट्रिक बताया है और जीवन परिचय भी सरल तरीके से बताया है। 7 नंबर वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट प्रश्न आप लोगों का एक और था, मेरा प्रिय कवि, ये भी निबंध ही है, टोटल 5 देता है, 5 में से कोई एक ही करना होता है, तो वहां से कर लेना। प्रश्न 30वां है पत्र लेखन, जो कि 4 नंबर के लिए पत्र लेखन आता है। दोनों में से कोई एक ही करना है। पहला क्या है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र संपादक को देते हुए पत्र लिखे। यह प्रश्न में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा चुका हूं, इसलिए मैं यह वाला प्रश्न आप लोगों को हल करा देता हूं कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र पर समझाइए। तो देखो कैसे लिखा जाता है, इसको नोट कर लो। आप देखो कैसे लिखोगे, देखो 30वां का अथवा वाला मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले C40 अपने एड्रेस लिखो, मथुरा रोड नई दिल्ली, दिनांक लिखो। इसके बाद यहाँ पे अपनी बहन का नाम लिखो, प्रिय बहन मृणाल, जो भी अपने बहन का नाम है, बहुत प्यार, मतलब उनसे बहुत आप प्यार लगाव रखते हो। इसके बाद यहाँ से अपनी पूरी कंडीशंस लिख दो, जो आपको कंडीशंस लिखनी है लगातार। जैसे लिखा है कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी, परंतु व्यवस्था के कारण नहीं लिख पाई। मतलब अपनी बहन को लिख रही है, एक लड़की अपनी बहन को लिख रही है, मैं नहीं, लड़का नहीं लिख रहा है, एक लड़की ही एक लड़की को पत्र लिख रही है अपनी बहन को कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी, परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ तुम वहां भली प्रकार से होगी। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जिस प्रकार तुम इतने छोटे स्थान से निकलकर बड़े शहर में जा सकी हो, उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करो। यह बात कभी मत भूलना कि वहां जाने का तुम्हारे लक्ष्य क्या है। मृणाल, जो कि उसकी बहन का नाम है। विद्यार्थी जीवन पढ़ने लिखने के लिए होता है। यही समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। अपना बहुमूल्य समय पढ़ने लिखने के स्थान पर फैशन में व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगाना सही नहीं होगा। यदि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैशन के नाम पर समय नष्ट करती रहोगी
तो दिशा भटक जाओगी और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठोगी। पिताजी को हमसे बहुत आशाएं हैं, हमारी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए वह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान देकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और पिताजी का हाथ बटा सकते हैं। आशा करती हूँ कि तुम मेरे इस पत्र को गंभीरता से लोगी और अपना ध्यान जो है अपनी पढ़ाई में लगाओगी। ठीक है, पूरी कंडीशन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा है। फिर तुम्हारी बड़ी बहन, यहाँ पे उनका नाम लिख देना।